सुपाइन पोजीशन होती है पीठ के बल लेटना। ठीक है, सुपाइन पोजीशन ऐसी जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, फिर हम शुरू करते हैं जब तक बाकी स्टूडेंट्स ज्वाइन करें। ठीक है, मेडिकल फील्ड में आपने पोजीशन सुना होगा, सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन। तो यदि कोई पेशेंट चित्ता लेटा हुआ है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? चित्ता लेटा है तो, पीठ के बल लेटा है तो सुपाइन पोजीशन। और यदि पेट के बल लेटा है, उल्टा सोते हैं ना कुछ लोग, पेट के बल छाती के बल सोते हैं, तो उसको हम प्रोन पोजीशन बोलते हैं। ठीक है। कैनुला पता है आप लोग को क्या होता है? यदि किसी व्यक्ति को कंटिन्यूअसली एक हफ्ते या दो दो हफ्ते तक अल्टरनेटिव डे में यदि उसको बॉटल्स लगनी है, ठीक है, एनएस या आरएल या ग्लूकोज, है ना, तो उस केस में उसको बार बार प्रिक ना करना पड़े, इसलिए उसको कैनुला डाल के उसको फिक्स कर देते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम वो जब भी आए तो उसको बॉटल आसानी से लगाया जाए, हर बार प्रिक ना करना पड़े। ठीक है, तो कैनुला फिट कर देते हैं और वहां पर टेपिंग कर देते हैं। ठीक है, आपको कभी शायद कैनुला लगा होगा, है ना। और ये जो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है, इसमें पेशेंट को ब्लड डोनेट करने से पहले और ब्लड डोनेट करने के बाद में नॉर्मल सेलाइन का बॉटल चढ़ाते हैं, ताकि ब्लड में हीमोलिसिस ना हो। क्योंकि अभी उसने ब्लड डोनेट किया है ना, तो उसकी बॉडी से थोड़ा खून कम हो गया है, तो उसके वॉल्यूम को मेकअप करने के लिए हम नॉर्मल सेलाइन 0.9% NaCl का बॉटल पेशेंट को चढ़ाते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है? जिसको खून की कमी है उसको खून का बोतल चढ़ाना ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहलाता है। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जिसको ब्लड की डेफिशिएंसी हो या कोई एनीमिया हो, जैसे मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया हुआ, परनीशियस एनीमिया हुआ, सिकल सेल एनीमिया हुआ। एनीमिया मींस लैक ऑफ ब्लड, मतलब खून की कमी। खून का मेजर कंपोनेंट क्या होता है? एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसीएस सेल। तो ये यदि कम होंगे तो उस केस को एनीमिया कहते हैं। तो एक्सीडेंट के केस में या सडन ब्लड लॉस के केस में बॉटल ब्लड के चढ़ाए जाते हैं। ठीक है, ब्लड डोनेशन मतलब होता है रक्तदान। ठीक है, इसका एक सर्टिफिकेशन मिलता है, और यदि आप ब्लड डोनेट करते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट दे देते हैं, और उस सर्टिफिकेट के बिहाफ पे इन फ्यूचर आप कभी भी ब्लड का बॉटल क्लेम कर सकते हैं कि भाई आपको चाहिए या आपके किसी रिलेटिव को चाहिए, तो वो वहां से अरेंज करा देते हैं। मतलब खून का बदला खून। है ना। आज मैंने आपको लेक्चर में डिस्कस किया था रोल ऑफ फार्मासिस्ट। बताइए। फार्मासिस्ट हेल्थ को प्रमोट करता है ना, डिजीज के लिए प्रिवेंटिव एक्शंस एक्शंस लेता है, कम्युनिटी को अवेयर करता है, एजुकेट करता है, हेल्थ को रिस्टोर करता है। ये कॉमन फंक्शंस हैं। और कुछ टर्मिनोलॉजीज मैं आपसे शेयर करता हूँ, जैसे टेकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया। क्या होते हैं ये बताओ? टेकिकार्डिया मतलब हार्ट बीट का मोर देन 100 बीट इन अ मिनट। हम्म। ठीक है, और लेस देन 60 बीट इन अ मिनट क्या होगा? ब्रेडिकार्डिया। है ना। रिकॉर्ड लिया। तो ये जो हार्ट रेट है, और ब्रीदिंग रेट है, पल्स रेट है, बॉडी टेम्परेचर है, ये वाइटल साइंस हैं बॉडी के, जो बॉडी फिट है या नहीं इसको इंडिकेट करते हैं। ब्लड प्रेशर है ना। तो ऐसे ही एक कंडीशन आपकी होती है, एपनिया, आपने सुना होगा। एपनिया, एपनिया सुना है किसी ने? हेलो। सर। एपनिया सुना है? एपनिया मतलब होता है स्टॉप ऑफ ब्रीदिंग, सांस का रुक जाना। ठीक है, हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग रेट क्या होता है? 15 to 16 ब्रीथ पर मिनट। यदि ये 20 से ज्यादा हो जाता है, 20 ब्रीदिंग इन अ मिनट से ज्यादा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? टैकीपेनिया। ठीक है, और यदि ये 10 ब्रीदिंग इन अ मिनट से कम हो जाए तो हम इसको बोलेंगे ब्रेडीपेनिया। और एपनिया मतलब होता है स्टॉप ऑफ ब्रीदिंग। तो ये कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजीज है,
आप याद रखना, एपनिया मीन्स एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग, मतलब ब्रीदिंग का रुक जाना। ठीक है। और बढ़ती एज के साथ ह्यूमन बीइंग्स का ब्रीदिंग रेट स्लो हो जाता है। एक बच्चे का ब्रीदिंग रेट फास्ट होता है ना, इन कंपैरिजन ऑफ एक बूढ़े व्यक्ति से, है ना। स्लीप भी कम होती है बढ़ती एज के साथ। छोटे बच्चे ज्यादा सोते हैं, और यंग एज में धीरे धीरे थोड़ा कम होता है, और फिर एल्डरली पेशेंट तो बहुत ही कम सोते हैं। इंजेक्शंस इंजेक्शंस लगते हैं ना, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस और सबक्यूटेनियस और इंट्राडर्मल। ये इंजेक्शंस के एंगल पता है आपको? इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन 90 के एंगल पे लगाया जाता है, और सबक्यूटेनियस जो इंजेक्शन है वो 45 डिग्री के एंगल पे लगता है, और जो आपका इंट्राडर्मल इंजेक्शन है वो आपका 15 के एंगल पे लगता है, 15 डिग्री पर। तो ये इंजेक्शंस की जो निडल प्रिक करते हैं उसके एंगल्स हैं ये। ठीक है। ये आप लिख सकते हो जब आपसे पैरेंटल रूट के बारे में कहीं कोई क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तब आप ये सब चीजें लिख सकते हैं। रिलैप्सिंग ऑफ फीवर क्या होता है? रिलैप्सिंग ऑफ फीवर, रिलैप्स मतलब किसी चीज का लौट के आना। रिलैप्सिंग ऑफ फीवर मतलब होता है फीवर का लौट के आना। जैसे आज फीवर आया, फिर फीवर उतर गया, फिर 2 दिन बाद फिर फीवर आया, या मॉर्निंग में फीवर आया, फिर उतर गया, फिर इवनिंग में फिर फीवर आ गया, तो इसको बोलते हैं फीवर रिलैप्सिंग। ठीक है। और फीवर रिलैप्सिंग इंडिकेट करती है इन्फेक्शंस को। बॉडी में यदि इन्फेक्शन है तब फीवर की रिलैप्सिंग ज्यादा होती है। ठीक है। तो यदि रिलैप्सिंग हो रही है तो हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि इन्फेक्शन है बॉडी में, वायरल, बैक्टीरियल या बैक्टीरिया। फंगल हो सकता है। और बॉटल्स जो लगते हैं उसमें एनएस का तो फुल फॉर्म आपको पता ही है, नॉर्मल सेलाइन, है ना, जिसमें आप बोलते हो ना D5 लगा, D10 लगा, तो डी डिनोट्स डेक्सट्रोज। ठीक है, डेक्सट्रोज का बॉटल, है ना। और वहीं पर आरएल का फुल फॉर्म पता है किसी को? आरएल का बॉटल आपको कभी लगा होगा? व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ आरएल? एनी वन ऑफ यू बताइए। आरएल का फुल फॉर्म रिंगर लैक्टेड सॉल्यूशन। जब हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उस केस में आरएल का बॉटल लगता है। और जब हमारी बॉडी में बीपी लो हो जाता है, ठीक है, तो लो बीपी के केस में नॉर्मल सेलाइन का बॉटल लगाते हैं। या हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाए तो डिहाइड्रेशन के केस में एनएस भी लगाते हैं और आरएल भी लगाते हैं। डिहाइड्रेशन में क्या होता है, हमारी बॉडी से वाटर लॉस हो जाता है। तो वाटर लॉस की वजह से हमारी बॉडी में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज़रूरी है। तो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, एनर्जी प्रोडक्शन हुआ, है ना, फिल्ट्रेशन हुआ, इस सब के लिए हमारी बॉडी में पानी की ज़रूरत है, क्योंकि पानी हमारी बॉडी का मेजर कॉन्स्टेंट है। तो पानी की सर, कमी को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। हाँ। क्या आप क्या बोले थे? रिंगल? आरएल, रिंगर लैक्टेड सॉल्यूशन, आरएल का बॉटल। बॉटल्स आते हैं ना मार्केट में आधा आधा लीटर के, आपको कभी ना कभी लगा होगा, आप भूल गए। जब भी कोई व्यक्ति बीमार ज्यादा होता है तो उसको बॉटल जरूर लगाए जाते हैं। ऐसा कोई जिसको बॉटल न लगे हो कभी? लैक्टिक। रिंगर लैक्टेड सॉल्यूशन, लैक्टेट। लैक्टेट। हाँ, लैक्टेट। रिंगर लैक्टेड सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ठीक है। एक टर्मिनोलॉजी है जो आप अक्सर पढ़ेंगे या पढ़ी होगी, एनोरेक्सिया। व्हाट डू यू मीन बाय एनोरेक्सिया? एनोरेक्सिया का मतलब पता है आपको? लैक ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी को हम एनोरेक्सिया कहते हैं। ठीक है। और ऐसी दवाइयाँ जो कि भूख को बढ़ाएं हम उनको एपेटाइजर्स कहते हैं। ठीक है। एपेटाइज एपेटाइजिंग एजेंट भी कहते हैं। इसके सिरप्स मार्केट में आते हैं, सिप्रोहेप्टाडीन। ठीक है, जो भूख को बढ़ाते हैं। क्योंकि बहुत सारी दवाइयों का साइड इफेक्ट है एनोरेक्सिया। दवाइयाँ ज्यादा खाने से भूख मर जाती है। तो भूख को बढ़ाने के लिए
हम इस तरह की दवाइयाँ लेते हैं। कैलाश नहीं आया आज। स्क्रीन इज विजिबल। जी सर। स्क्रीन दिख रही है आपको? यस सर। इंपॉर्टेंस ऑफ क्यूसी इन फार्मास्यूटिकल्स। क्यूसी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज में डोजेस फॉर्म की क्वालिटी को कंट्रोल किया जाता है, टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शंस, इनकी क्वालिटी को कंट्रोल किया जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल। और ये इसलिए किया जाता है कि हम जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कर सकें, हम जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट की सप्लाई कर सके मार्केट में। तो क्वालिटी कंट्रोल इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ जीएमपी। जीएमपी का फुल फॉर्म होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। जीएलपी का फुल फॉर्म होता है गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस। और जीपीपी का फुल फॉर्म होता है गुड फार्मेसी प्रैक्टिसेस। तो इसके लिए हम एनालिटिकल टेस्ट लगाते हैं, है ना। एनालिसिस करते हैं ड्रग्स की। एनालिसिस दो टाइप की होती है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में हम लिमिट क्वांटिटेटिव में हम टाइट्रेशन, है ना, टाइट्रेशन के थ्रू हम कंसंट्रेशन पता करते हैं, है ना। हम प्यूरिटी के टेस्ट करते हैं, और इन सब एक्टिविटीज का हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, और वैलिडेशन करते हैं इक्विपमेंट्स का, और एसओपी के तहत काम करते हैं। एसओपी का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। और हम बैच इंस्पेक्शन करते हैं, जब दवाइयाँ बनती है तो उसका हम मुआयना करते हैं और देखते हैं कि दवाइयों का प्रोडक्शन अच्छे से हो रहा है या नहीं। हम सैम्पलिंग भी करते हैं। इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल मतलब मैन्युफैक्चरिंग के दौरान क्वालिटी को कंट्रोल करना। ठीक है। और साथ ही साथ जितने भी डोजेस फॉर्म है उन सबकी क्वालिटी कंट्रोल के लिए अलग अलग टेस्ट है। जैसे टैबलेट की क्वालिटी कंट्रोल के लिए हम वेट वेरिएशन टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट, फ्राइबिलिटी टेस्ट, डिसोल्यूशन टेस्ट ये परफॉर्म करते हैं। और इंजेक्शन के क्वालिटी कंट्रोल के लिए हम लीक टेस्ट, पायरोजन टेस्ट ये टेस्ट लगाते हैं। लीक टेस्ट ये बताता है कि एम्पुल कहीं से टूटा फूटा तो नहीं है, उसमें से कहीं अ, दवाई बाहर तो नहीं आ रही। और पायरोजन टेस्ट बताता है कि दवाई कंटामिनेटेड तो नहीं है। कंटामिनेशन का मतलब कोई बताएगा क्या होता है कंटामिनेशन? हेलो। कंटामिनेशन क्या होता है? किसी भी चीज का खराब होना। हाँ, किसी भी चीज में यदि माइक्रोब्स आ चुके हैं, अटैक कर चुके हैं या प्रेजेंट है, तो हम उसको कंटामिनेटेड कहते हैं। तो दवाइयाँ कंटामिनेशन से फ्री होनी चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था HEPA फिल्टर्स लगाए जाते हैं, एक क्लास एरिया में दवाई बनती है। ठीक है। ताकि दवाई में कंटामिनेशन ना हो। और किसी भी माइक्रोब को इरेडिकेट एलिमिनेट करने का जो प्रोसेस है उसको हम स्टेरलाइजेशन कहते हैं। स्टेरलाइजेशन कहते हैं। ठीक है। किसी यदि कोई भी इक्विपमेंट है, कोई यदि सीजर है, सपोज सीजर से सर्जरी की जाती है, तो उसका स्टेरलाइज होना बहुत जरूरी है। एक पेशेंट में आपने उसको यूज किया, फिर आप जब उसको उबालते हो तो वो स्टेरलाइज हो जाता है, और फिर आप उसको रख देते हो सेफ्टी के साथ, ताकि आप उसको अगली सर्जरी में यूज कर सको। कुछ ऐसे डिवाइसेस, ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जिनको रीयूज नहीं किया जाता, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको रीयूज कर लिया जाता है। तो रीयूज के लिए स्टेरलाइजेशन बहुत जरूरी है। और क्वालिटी कंट्रोल के मेथड्स में एनालिटिकल कंट्रोल, इंस्पेक्शन और इन्वायरमेंटल कंट्रोल, ये इसके कंपोनेंट्स हैं। इन्वायरमेंटल कंपोनेंट में हम देखते हैं ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर। मॉइस्चर फंगल ग्रोथ को प्रमोट करता है। आपने देखा होगा बारिश के टाइम पे फंगल इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि नमी रहती है। तो नमी फंगस को प्रमोट करती है ना। तो इन्वायरमेंट को कंट्रोल किया जाता है, उसमें ह्यूमिडिटी, उसमें आर्द्रता कैसी है। ठीक है।
और एनालिसिस हम रॉ मटेरियल की करते हैं, फाइनल डोजेस फॉर्म की करते हैं, पैकेजिंग मटेरियल जो होता है, ठीक है, जिसमें हम डोजेस फॉर्म को पैक करते हैं, जैसे ग्लास कंटेनर है, मेटल कंटेनर है, उसके मटेरियल की भी हम टेस्टिंग करते हैं कि वो मटेरियल की क्वालिटी कैसी है। अब हम कलर चेक कर सकते हैं प्रोडक्ट का, ऑर्डर चेक कर सकते हैं, है ना। हम जब किसी चीज को खरीदते हैं तो हम उसको ध्यान से देख के खरीदते हैं कि नहीं, कि उसकी क्वालिटी कैसी है। उसको देखने से भी तो क्वालिटी का पता चलता है, ठीक है। तो कलर, ऑर्डर, टेस्ट, सॉलिबिलिटी, ये सब हम इसकी चेक करते हैं। और हम लिमिट टेस्ट भी लगाते हैं। लिमिट टेस्ट मतलब इम्प्यूरिटी को फाइंड आउट करने के लिए लिमिट टेस्ट लगाए जाते हैं, हैवी मेटल्स की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए। हैवी मेटल्स के एग्जांपल क्या है, आर्सेनिक, है ना, एंटीमनी और मॉलिब्डेनम, ये सब हैवी मेटल्स में आते हैं। आपके सिलेबस में है आर्सेनिक है, आयरन है, क्लोराइड है ना, सल्फेट, इसके लिमिट टेस्ट हैं आपके सिलेबस में, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का सेकंड यूनिट है शायद। बॉइलिंग पॉइंट चेक करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट चेक करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन, है ना, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, ये टाइट्रेशन हम यूज करते हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन का पता लगाने के लिए। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस करते हैं जो कि मास के एस्टिमेशन पे बेस्ड होती है। और इंस्ट्रूमेंटल मेथड में आपका आता है इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड और स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड में आता है पोटेंशियोमीटर, कंडक्टोमीटर, कोलोरीमीटर और फ्लोरीमीटर, है ना। और स्पेक्ट्रोस्कोपी में आता है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसको आप याद रखना, ठीक है, ये आपके सिलेबस में है नहीं। ये बैचलर्स इन फार्मेसी के सेकेंड ईयर में आता है, एक सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। वो आपके डिप्लोमा इन फार्मेसी में नहीं है, तो उसमें ये सब आता है। तो आप ये केवल नाम याद रखना, है ना। और इतना याद रख लो कि ये क्वालिटी कंट्रोल के लिए उपयोग की जाने वाले इंस्ट्रूमेंट और मेथड्स हैं बस, ठीक है। इससे क्वालिटी कंट्रोल होता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंश्योर किया जाता है, ठीक है। तो इतना आप याद रखना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल्स इन फार्मास्यूटिकल्स, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हमने इसको पढ़ा समझा, है ना। होपफुली आपको समझ में आया है। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। इसके नोट्स मैंने आपके ग्रुप पे शेयर कल कर दिए थे। कल मैंने इसको पढ़ाया भी था, लेकिन स्क्रीन शेयर नहीं कर पाया था मैं, ठीक है। तो और इसका वीडियो भी मैंने आपको प्रोवाइड नहीं किया था, तो आज मैं आपको इसका वीडियो दे दूंगा, ठीक है। तो आप इसको सुन लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा। ये 7 नंबर में, 8 नंबर में आएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, दवाइयों का क्वालिटी कंट्रोल का इंपॉर्टेंस, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आएगा, डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इन फार्मास्यूटिकल्स, या ब्रीफली डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इन फार्मास्यूटिकल्स, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल्स मतलब होता है दवाइयाँ, न्यूट्रास्यूटिकल्स मतलब होता है हेल्थ सप्लीमेंट। यदि कोई व्यक्ति मल्टीविटामिन के टैबलेट कैप्सूल खा रहा है, मल्टी मिनरल के टैबलेट कैप्सूल खा रहा है, या मास गेनर खा रहा है, या ओजिवा प्रोटीन खा रहा है, तो वो क्या खा रहा है, न्यूट्रास्यूटिकल्स ले रहा है। या वो लाइकोपेन, या ग्रीन ट्री ग्रीन टी जो आता है ना, ग्रीन ट्री एक्सट्रैक्ट, इस टाइप की चीजें जब हम यूज करते हैं तो ये सब हेल्थ सप्लीमेंट्स में आती हैं। ये फार्मास्यूटिकल्स में नहीं आते, ये आते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स में, ये हेल्थ सप्लीमेंट में आते हैं। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स में न्यूट्रिशंस आते हैं। न्यूट्रिशन में क्या आता है, कार्ब्स, प्रोटीन, लिपिड्स, ठीक है, और मिनरल्स और विटामिन्स। तो ये सब किस में आते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स में। तो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि न्यूट्रास्यूटिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स में डिफरेंस लिखना है, तो आप लिख सकते हो, है ना। चलो ठीक है, ठीक है, फिर कल हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना। आज के लिए इतना काफी है। कोई डाउट है किसी को? नहीं सर। चलिए ठीक है, गुड नाइट।